गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, देन आफ्टर हम लोग प्रोसीड ऑन करेंगे। तो यदि एनसीईआरटी के लाइंस को देखा जाए एक मिनट बच्चों, यदि एनसीईआरटी की लाइन देखी जाए तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resource। बहुत बड़ा ही एलेबोरेट डेफिनेशन है। इसके एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि हमारे इन्वायरमेंट में वो अवेलेबल वैसी सारी चीज़ें जो हमारे नीड्स को फुलफिल करती हों, सेटिस्फाई करती हों, वो रिसोर्स है। लेकिन कंडीशंस प्रोवाइडेड है। कंडीशंस क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए कि उसे हम अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकें, और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल वर्ड का मतलब ये है कि यदि उस रिसोर्सेज के यूज करने में, उसके एक्सट्रैक्शन करने में, उसे यूज लाइक बनाने में जितना हमें कॉस्ट बैठता है वो कॉस्ट फिजिबल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वैसा कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं जो कि हमारे सोसाइटी को, कल्चर को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही इकोनॉमिकली फिजिबल क्यों ना हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्यों ना हो, बट जिससे हमारा सोसाइटी या हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता है तो मोस्ट प्रोबेबल हम भी नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं रहा। ओके, तो इस लाइन को अंडरलाइन करते हुए इसको रिसोर्स का आप डेफिनेशन के रूप में आप याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेस, इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर 1.1 में हमारे पास है कि इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट है जो कि नेचर का पार्ट है, जहाँ पर हमारा रिसोर्सेस अवेलेबल है, जहाँ पर पाया जाता है, और साथ में टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारा कॉस्ट कटिंग करता हो। यदि टेक्नोलॉजी ऐसा है जो कि जिससे कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता हो तो फिर वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी नहीं कहा जाएगा। ओके, और इंस्टीट्यूशंस अब अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। हम ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिल कर के तब जा कर के वो किसी नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं, और इन तीनों चीज़ों को साथ में मिलाता है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट बंदा होता है। तीनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलता है, उसके पास एक स्मार्ट दिमाग होता है, स्मार्ट माइंड होता है। उसके हेल्प से वो एक कंप्लीट बैलेंस बनाते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो।
The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institution. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो जो बातें अभी मैंने बताई, ए ट्रेंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस पर भी गौर करते हैं हम। रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स themselves are essential components of resources। तो रिसोर्सेस हैं, हमारे यूज के लायक हैं, ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है कि हम उसे यूज के लायक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हमारा माइंडसेट किधर की तरफ जा रहा है, हमारा कल्चर किधर की तरफ जा रहा है, हमारा सिविलाइजेशन डेवलप किस तरह से हो रहा है। जो चीज़ें पहले रिसोर्स नहीं थी अब रिसोर्स बन जाती हैं, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन डेवलप किया, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेवलप किए, हमारा माइंड डेवलप किया। तो आप कह सकते हो कि ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्स है। यदि वो नहीं होता, यदि उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर, उसका सिविलाइजेशन, उसकी नीड नहीं होती, उसका एक स्मार्ट माइंड नहीं होता, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी नेचुरली अवेलेबल गिफ्ट को हम रिसोर्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो रिसोर्सेस आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस हम देख सकते हैं। एक मिनट, इस फिगर को हम जरा देखते हैं कि रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस नेचुरल या ह्यूमन होते हैं। ये दो तरह के रिसोर्सेस हमारे पास हैं, नेचुरल रिसोर्सेस या ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कंटिन्यूअस या फ्लो हैं या फिर बायोलॉजिकल है। कंटिन्यूअस या फ्लो का मतलब है विंड, वाटर, ये सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं एक कंटिन्यूअस हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं और फ्लो करते हैं। ओके, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस में हमारे पास है नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशंस का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है फॉरेस्ट, और वाइल्ड लाइफ आप समझ रहे हो। तो एक फ्लोरा है और एक फाउना है। फ्लोरा जो है वो नेचुरल वेजिटेशन है और फाउना जो है वो वाइल्ड लाइफ कहलाता है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो हैं उसमें दो तरह के हैं। एक है रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल यानी कि जैसे कि मेटल्स हैं जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। एंड नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, तो नॉन रिसाइक्लेबल है। अच्छा, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का डेफिनेशंस क्या है? रिन्यूएबल वैसी चीज़ें हैं जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, वाटर है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। नॉन रिन्यूएबल वैसी चीज़ें हैं जो एक बार यदि ख़त्म हो गए तो एग्जॉस्ट कर गए, तो फिर उसे रिप्लेनिश करने में काफ़ी टाइम लगता है, हज़ारों सालों का टाइम लगता है, इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल है। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में दो तरह के हैं। पहला है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करता है, एंड दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि लेबर फोर्स कितने ज़्यादा हैं, और क्वालिटी का मतलब है कि उनका एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें किस तरह से दी गई हैं। चलिए, ये सारे हमारे हो गए। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो बहुत सारे बेसिस हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन करने के।
सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम देखते हैं रिसोर्सेस हमारे पास क्या क्या हैं। तो पहला है बायोटिक रिसोर्सेस। ऑरिजिन का मतलब है कि कहाँ से डेवलप हुई हैं। वो हमारे लिविंग इन्वायरमेंट से डेवलप हुई हैं या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से डेवलप हुई हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेस और बायोटिक रिसोर्सेस, बायोटिक रिसोर्सेस में हमारे पास हैं जैसे कि सारे फ्लोरा मैंने आपको बताया कि नेचुरल वेजिटेशन को फ्लोरा कहते हैं और फाउना किसे कहते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है उसे हम फाउना कहते हैं। फिर फिशरीज हैं, लाइव स्टॉक हैं, जो भी एनिमल्स हैं हमारे पास जिसको हम कैटल कहते हैं, जिसका रियरिंग करते हैं, उन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेस में वैसे सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन हमारे यूज़ के लिए हैं, जैसे कि रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, वाटर हैं, विंड हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दैट मीन्स कि वो कितनी जल्दी एग्जॉस्ट कर जाएंगे, कितनी जल्दी एंड कर जाएंगे, उसका जो स्टॉक है कितना जल्दी एंड कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा यूज करने पर। तो रिन्यूएबल वैसे रिसोर्सेस हैं विच कैन बी द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिसे रिन्यू किया जा सकता है या रिप्लेनिश किया जा सकता है किसी भी मेथड से, चाहे वो फिजिकल मेथड हो, केमिकल मेथड हो या मैकेनिकल प्रोसेस हो, उसे रिन्यूएबल कहते हैं। फिजिकल मेथड का मतलब है कि उसमें किसी तरह के कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है। जैसे कि वाटर रिन्यू कैसे होता है, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, उसका इवापोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर से वाटर बनता है। केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं, केमिकल प्रोसेस में जैसे लाइमस्टोन का जो केस है बनने का, वो केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में सोलर और विंड हमारे जो हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हमारे वैसे रिसोर्सेस हैं, इसके बारे में जो डेफिनेशंस यहाँ एनसीईआरटी में दिया है, जिस तरह से डिफाइन किया उसको देखते हैं कि दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम्स। तो ये हजारों सालों तक चलते रहते हैं और इनके बनने में भी हजारों साल लगते हैं। इसलिए यदि एक बार ये एग्जॉस्ट कर गए तो इनका रिप्लेनिशमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस नॉन रिन्यूएबल में दो तरह के मैंने आपको बताया था, पहला रिसाइक्लेबल जैसे मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स। अब आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के रिसोर्सेज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हमारे पास इंडिविजुअल रिसोर्सेस हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेस जो होते हैं वो प्राइवेटली owned by privately, these are owned privately by individuals, किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, these are owned privately by individuals। अब यदि हमारा अपना खेत है तो मेरा रिसोर्स है ना, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, ओके। तो लैंड ऑनरशिप जो केस है वो इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। अब किसी का पॉन्ड है, किसी का घर है, किसी का प्लॉट है, किसी का अपना पास्चर लैंड है, किसी का कुआं है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस हैं सारे। उसके बाद कम्युनिटी रिसोर्स पर आते हैं कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस जो होंगे वो पूरे कम्युनिटी के द्वारा ओन किए जाते हैं। हो सकता है कि वो अर्बन कम्युनिटी हो या विलेज कम्युनिटी हो। जैसे ब्यूरियल ग्राउंड है, तो ब्यूरियल ग्राउंड सभी के लिए नहीं होता है या सिर्फ किसी एक व्यक्ति का होता है, नहीं। विलेज प्ले ग्राउंड हो सकता है, विलेज पास्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्ले ग्राउंड, पास्चर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, या कोई वेल ऐसा हो सकता है जो कि सभी लोगों के पानी के यूज के लिए हो, तो वो सारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस हैं। या शादी व मैरिज के लिए भी ऐसे बिल्डिंग, सामुदायिक भवन बनाए जाते हैं, तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस हैं।
उसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल रिसोर्सेस। तो नेशनल रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, देखते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग टू द नेशन। ये बहुत बड़ी बात हो गई। यदि आप बात किया जाए तो कोई इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है, कोई कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स नहीं है। टेक्निकली यदि बात किया जाए तो सारे रिसोर्सेस किस नेशन के ही होते हैं, क्योंकि द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अब तो भैया ये सरकार की मर्जी, सरकार चाहे, सरकार के पास लीगल पावर्स है बच्चों, वे किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड के लिए अक्वायर कर सकती है, किसी के भी लैंड को अक्वायर कर सकती है रोड बनाने के लिए, और फैक्ट्री इस्टेब्लिश, कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर एयरपोर्ट बनाने के लिए, या फिर रेलवे लाइंस बिछाने के लिए, या कोई शहर बसाने के लिए भी ओन कर सकती है। ओके, तो रोड्स, कैनाल, रेलवेज, ये सारी चीज़ें के लिए यूज कर सकती है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? सो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो ओसेनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड, ओसेनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 2000 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट कॉन्क्रुएंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एक EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो किसी कंट्री के पास जो ओशन पाया जाता है उसमें उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है उसके सी बेड पर और साथ में एयर पर, दोनों जगह पर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सी बेड पर सिर्फ राइट होता है, एयर पर राइट नहीं होता है। ओके, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सी बेड पर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, उस पर एक्सट्रैक्शन करने का, उन मिनरल्स को एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी कंट्री का। लेकिन इस EEZ के 200 नॉटिकल्स माइल्स पर के बाद, EEZ के 200 नॉटिकल्स माइल्स के बाद जो होता है उसे ओपन ओशन कहते हैं, और यहाँ पर कोई कंट्री अपने राइट्स का दावा नहीं कर सकता है। इसके लिए जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हैं और भी हैं, IMF हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कॉन्क्रुएंस चाहिए। तो बातें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि कितना हम उसको यूज करने के प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यूज करने के प्रोसेस में हम उसको कितना इम्प्रूव कर चुके हैं, कितना हम आगे बढ़ चुके हैं उस रिसोर्सेज को लेकर के, वो हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जो कि किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया है। यद्यपि आपको याद रखना है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, पोटेंशियल रिसोर्सेस में का मेजरमेंट या फिर सर्वे, एक रफ सर्वे वगैरह तो ज़रूर हो चुका होता है, हमें पता होता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है, एक उसके क्वालिटी क्या है, सर्वे है, पता है कि हमारे पास कितने हैं, बट हमने यूज करना शुरू नहीं किया है, और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization।
वैसे रिसोर्सेस, नटसेल में आप कहें वैसे रिसोर्सेस जिसको हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, सर्वे कर चुके हैं, क्वालिटी क्वांटिटी डिटरमाइन हो चुकी है और उसको हमने यूज करना शुरू कर दिया है। ओके, वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक। तो स्टॉक हमारे पास क्या होते हैं? Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access them. तो वैसे चीज़ें, वैसे मटेरियल्स जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं बट हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डिफरेंस याद रखना है स्टॉक में और पोटेंशियल रिसोर्सेस में कि पोटेंशियल रिसोर्सेस में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट हम फ्यूचर में यूज़ करने का प्लान किए हैं, अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हो सकते हैं कुछ दूसरे तरह के हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हों, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हों या फिर कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हों, कुछ भी हों, बट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और स्टॉक में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आएगी तब यूज होगा। ओके, रिजर्व्स नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारा है रिजर्व्स का। तो रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज with the help of existing technological know-how but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements. तो रिजर्व्स हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि स्टॉक के सब पार्ट हैं। ये इस तरह से सब पार्ट हैं कि हमने इसको फ्यूचर के लिए रखा हुआ है बट स्टॉक और रिजर्व्स में डिफरेंस यही है कि इसमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है। ओके, और तब आप कहोगे कि सर फिर पोटेंशियल में भी तो बात यही आपने बताया था ना कि टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, बट पोटेंशियल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से हम सर्वे कर चुके हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को जान चुके हैं, बट रिजर्व्स को का सर्वे नहीं हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी को हम नहीं जाने हैं। यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज आर मोर नियर टू यूज इन फ्यूचर एंड रिजर्व्स आर फार टू यूज इन फ्यूचर। आप इस बात को समझ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस के बारे में। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझेंगे, रीड करेंगे, एनसीईआरटी की बुक को समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड जो नोट्स वगैरह हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में देता रहूँगा और आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाटा, बाय बाय।